निरंजन जी अपने घर के बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी पत्नी संतोष ने चाय देते हुए पूछा, आज आप अखबार ही पढ़ते रहोगे या कोई और काम भी करोगे? निरंजन जी, हाँ हाँ, आज की छुट्टी पूरी तुम्हारी, बताओ क्या काम करना है? संतोष, वो मैं सोच रही थी देवर जी के घर जाने की। निरंजन जी, क्या राकेश के घर? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तुम जानती नहीं, अपना हिस्सा मांगने के लिए उसने कितनी बेइज्जती की थी हमारी। बाबूजी के मरते ही उसे हिस्सा लेने की इतनी जल्दी थी कि 13वीं तक भी नहीं रुका, पहले ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। संतोष, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बात को 5 साल बीत गए। निरंजन जी, तो इन 5 सालों में वो एक बार भी हमसे मिलने आया या कभी फोन पर बात की? वैसे आज अचानक वहाँ जाने की जिद क्यों कर रही हो? संतोष, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। निरंजन जी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कोई काम ऐसे ही नहीं करती। सच सच बताओ क्या बात है? संतोष, कल मुझे बाजार में उनके घर में काम करने वाली रूपा मिली थी। वह बता रही थी कि अपनी काजल को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। महीने में 2 बार उसे लेकर दिल्ली इलाज कराने जाते हैं और 1 सप्ताह रुक कर आते हैं। निरंजन जी, क्या काजल? क्या हुआ उसे? संतोष, रूपा को कुछ ज्यादा नहीं पता था। वो तो कह रही थी सारा पैसा बेटी की बीमारी में लग गया। अब तो मकान बेचने की तैयारी हो रही है। मुझे भी कह दिया है कि कहीं और काम ढूंढ लो। यह सुनकर निरंजन जी असहज हो गए। निरंजन जी इतना नालायक है, कुछ बता नहीं सकता था? चलो, अच्छे में ना सही, बुरे समय में तो खबर दे सकता है, पर उसकी तो नाक कट जाएगी मदद मांगने में। संतोष, सुनो जी, मैं तो कहती हूँ छोड़ दो पुरानी बातें, चलो एक बार मिलाते हैं। निरंजन जी, ठीक है, तुम तैयार हो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। दोनों राकेश के घर पहुँच जाते हैं। संतोष आगे बढ़कर घंटी बजाती है। निरंजन जी कुछ पीछे खड़े थे। मधु गेट खोलती है। संतोष और निरंजन जी को सामने देखकर सकपका जाती है। उसकी आंखें झलक आती हैं। एकटक देखने के बाद मधु, दीदी आप, कहकर गले लग जाती है और रोने लगती है। संतोष, अरे रो क्यों रही है? देख तेरे भैया भी आए हैं। मधु अपने को संभालते हुए निरंजन जी के पैर छूती है। दोनों को अंदर लेकर आती है। अंदर आते ही दोनों दंग रह जाते हैं। घर का आधे से ज्यादा सामान गायब था। ड्राइंग रूम में जहां शानदार सोफा पड़ा होता था, वहां 2 प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थीं। दोनों बैठ जाते हैं। निरंजन जी, राकेश कहाँ है? मधु जी, वो काम पर गए हैं, मैं अभी फोन करती हूँ, आ जाएंगे। मधु जल्दी से दोनों के लिए पानी लाती है। किचन में जाकर चाय चढ़ा देती है। संतोष उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच जाती है। किचन का हाल देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। बड़ा सा फ्रिज, माइक्रोवेव सब गायब था। संतोष, काजल कहाँ है? क्या हुआ उसे? मैंने सुना है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मधु के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मधु, दीदी काजल को कैंसर हो गया है। ना जाने हमारे कौन से कर्मों की सजा हमें मिल रही है। दिल्ली से इलाज चल रहा है, सारी जमा पूंजी लगा चुके हैं। घर का सामान भी बेचकर उसका इलाज करा रहे हैं। अब सोच रहे हैं इस मकान को बेचकर दिल्ली में कहीं किराए पर चले जाएं। संतोष की आंखों से भी आंसू बह निकले। संतोष, इतना सब कुछ हो गया, हमें बता नहीं सकती थी? इतना पराया कर दिया तुम लोगों ने हमें। मधु, नहीं दीदी, मैंने तो कई बार इनसे कहा, लेकिन
ये बोले, क्या मुंह लेकर जाऊं भैया के पास, पहले ही उनकी इतनी बेइज्जती कर चुका हूँ। संतोष, हम घर वाले हैं, कोई रिश्तेदार नहीं। अच्छे में ना सही, बुरे वक्त में तो इकट्ठे हो सकते हैं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मधु आंसू पोंछकर चाय बनाने लगी। तभी गेट की घंटी बजी। मधु ने गेट खोला। राकेश ने अंदर आकर निरंजन जी के पैर छुए। उसे देखकर निरंजन जी अंदर तक हिल गए। राकेश, जिसके चेहरे से हमेशा तेज टपकता था, रौबदार भरा हुआ चेहरा, शानदार कपड़े पहने बुलेट पर घूमने वाला उनका भाई, आज उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। पीला पड़ा चेहरा, गाल अंदर धसे हुए, बालों में सफेदी झलकने लगी थी। निरंजन जी, ये क्या हाल बना रखा है? इतना कुछ हो गया, मुझे बता नहीं सकता था? राकेश बिना कुछ बोले अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। संतोष, देवर जी, आपने तो हमें पराया कर दिया। ऐसी भी क्या नाराजगी? राकेश ने भाभी के पैर छुए और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हिम्मत नहीं पड़ रही थी आप लोगों के सामने आने की। जो मैंने आपके साथ किया, शायद उसी की सजा मिल रही है। निरंजन जी, नालायक, हमेशा उल्टी बातें ही करता है। बचपन में तो हर बात अपने भाई से शेयर करता था, आज क्या हो गया? राकेश फूट फूट कर रोने लगा और निरंजन जी के गले लग गया। निरंजन जी की भी आंखें नम हो गईं। संतोष और मधु भी रोने लगी। निरंजन जी, चल कोई बात नहीं, ये बता काजल कहाँ है? मधु, भैया अंदर कमरे में दवा खाकर सो रही है, मैं अभी जगाती हूँ उसे। संतोष, नहीं, आराम करने दे उसे। वैसे डॉक्टर क्या कहते हैं? राकेश, पता नहीं भाभी, लंबा इलाज चलेगा। निरंजन जी, चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। तो उसकी सारी रिपोर्ट की कॉपी मुझे दे। संतोष, ये मकान बेचकर दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। निरंजन जी, नहीं, मकान नहीं बिकेगा, मैं सब संभाल लूंगा। तेरा दिल्ली में रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। राकेश, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। निरंजन जी, वो तो तू हमेशा करता है। बचपन में भी शरारत तू करता था और मार मुझे पड़ती थी। यह कहकर निरंजन जी हंसने लगे। निरंजन जी, अब भी मैं तुझे बचा लूंगा। तभी मधु चाय लेकर आई। सबने मिलकर चाय पी। मधु, भाभी काजल उठ गई है। चारों काजल के कमरे में पहुंच जाते हैं। सामने पलंग पर कमजोर सी लड़की, आंखों में गड्ढे, मुरझाया चेहरा, एकटक सबको देख रही थी। संतोष, अपनी बड़ी मम्मी को भूल गई बेटा? काजल को संतोष ने गले लगा लिया। निरंजन जी, मेरा शेर बच्चा कैसे बकरी बन गया? ताया जी के साथ रहता तो कभी बकरी नहीं बनता। तेरा बाप तुझे खाने को नहीं देता क्या? काजल, आप मुझसे मिलने नहीं आए, आपकी चॉकलेट नहीं मिली, इसलिए कमजोर हो गई। निरंजन जी, तू ठीक हो जा, फिर तुझे हम अपने घर ले जाएंगे। सबसे मिलकर दोनों घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर निरंजन जी गहरी चिंता में डूब गए। निरंजन जी काजल की रिपोर्ट लेकर अपने डॉक्टर से बात करते हैं। वह उन्हें एक स्पेशलिस्ट से मिलवाता है। एक सप्ताह बाद वे दोनों राकेश के घर पहुंच जाते हैं। निरंजन जी, सुन, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। काजल का इलाज दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में होगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही वह ठीक हो जाएगी। सरकारी अस्पताल के भरोसे कुछ नहीं हो पाएगा। राकेश, लेकिन भैया उसमें तो बहुत खर्च आएगा। निरंजन जी एक बैग उसके आगे सरका देते हैं। निरंजन जी, ये 50 लाख हैं, मैंने गांव की जमीन बेच दी। राकेश और मधु की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। राकेश, भैया ये आपने क्या किया? मैं तो अपना हिस्सा पहले ही बेच चुका हूँ, अब आपने भी अपना हिस्सा बेच दिया। निरंजन जी, जब बात अपने बच्चे की हो तो सब कुछ फीका लगता है।
तू जाने की तैयारी कर, मैंने वहाँ तेरे रहने का भी इंतजाम कर दिया है। ये 50 लाख अगर कम पड़े तो घबराना मत, मेरे पास कुछ सेविंग भी है। कुछ सालों के इलाज के बाद काजल ठीक हो जाती है। आज काजल घर आ रही थी। निरंजन जी और संतोष ने पूरा घर फूलों से सजाया। काजल जैसे ही घर आई, उसका जोरदार स्वागत किया गया। राकेश और मधु जैसे ही घर के अंदर आए, वे चौंक गए। पूरा घर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी पेंट किया गया है। नए सोफे, किचन में बड़ा फ्रिज, सब पहले जैसा था। राकेश रोते हुए अपने भाई के गले लग गया। निरंजन जी, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। मधु, भाभी आपने ये सब क्यों किया? आपका कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? संतोष, पागल, घर वालों पर कोई कर्ज नहीं होता। हमारे रहते तुम कष्ट उठाओ, ये भी तो सही नहीं है। सबने मिलकर काजल से केक कटवाया। तभी वहाँ रूपा आ गई। संतोष, इसे मैंने बुलाया है, यह यहाँ काम करेगी, चिंता मत कर, इसकी पगार मैं दे दूंगी। राकेश, नहीं भाभी, अब मैं पूरे जोश से काम करूंगा और सब संभाल लूंगा। निरंजन जी और संतोष उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अपना सब कुछ लुटाकर अपना परिवार पा लेने पर खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे।